हिस्ट्री का हम जो 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर led to great economic and commercial prosperity। मुगल एम्पायर्स के समय एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी के कारण जो काफ़ी बढ़िया काम चल रहा था उसकी वजह से मुग़ल एम्पायर इकोनॉमिक और कमर्शियल तौर पे काफ़ी खुशहाल बन चुका था। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भारत में आए थे उन्होंने इसको मुग़ल एम्पायर को किस रूप में डिस्क्राइब किया है? इन्होंने इसको लैंड ऑफ वेल्थ बोला है। बट दीज सेम विजिटर्स वर आल्सो appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest ओपुलेंस। ओपुलेंस मीन्स वेल्थ होता है। अपेल्ड मतलब कि काफ़ी कहते जो गरीब अपेल्ड काफ़ी भयानक स्थिति थी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। जो विजिटर जहाँ आए थे वहाँ पे ही कुछ जो सेम विजिटर थे, कुछ ने तो बोला था भी जो लैंड थी वो काफ़ी वेल्थी थी और कुछ विजिटर ने कहा है कि उसी समय एक और तो अमीर लोग थे और दूसरी ओर काफ़ी और गरीबी भी बहुत पाई जाती थी। द इनइक्वालिटीज़ वर ग्लेरिंग। तो इस लिए हम बोल सकते हैं कि उस समय इनइक्वालिटीज़ पाई जाती थी, देखने को मिलती थी। काफ़ी कुछ लोग काफ़ी अमीर थे और कुछ लोग काफ़ी गरीब थे। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर of Shahjahan's reign inform us that the highest ranking mansabdars were only 445 in number out of total of 8,000। कुछ भी जो जानकारी हमें मिली है 20th ईयर्स की, वो कुछ डॉक्यूमेंट से हमें जो मिली है उससे पता चलता है भी जो शाहजहां का रीन था उस समय हाईएस्ट रैंकिंग जो मनसबदार थे, जो हाईएस्ट रैंकिंग वाले मनसबदार थे वो कितने थे? 445। टोटल कितने थे? 8,000। और उसमें जो है हाई रैंकिंग वाले मनसबदार थे उनकी संख्या सिर्फ कितनी थी? 445, जो कि काफ़ी स्मॉल नंबर था, जो कि टोटल थे 8,000 और उसकी जो परसेंटेज थी वो कितनी बनती थी? 5.6% टोटल नंबर ऑफ मनसबदार की। वो कितनी रिसीव करते थे? रिसीव्ड 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज सैलरीज फॉर देमसेल्व्स एंड देयर ट्रूफर्स। जो कहते सैलरी थी टोटल, उसमें से जो 61.5% टोटल एस्टिमेट लगाया गया वो सारा कौन लेते थे? 1.5 वो मनसबदार लेते थे और उनके जो ट्रूफर्स थे, सैनिक थे, वो लेते थे। The Mughal emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. This expenditure benefited the artisans and peasantries who supplied them with goods and produce। मुग़ल एम्परर जो मुग़ल बादशाह थे और उनके जो मनसबदार थे स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम, जो उनको इनकम मिलती थी उसका जो काफ़ी पैसा वो सैलरी का खर्च करते थे, गुड्स के ऊपर जो पैसा खर्च करते थे बहुत ज़्यादा हिस्सा वो खर्चते थे आमतौर पे। तो फ़ायदा जो होता तो वो आम लोगों को भी होता था। दिस एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा बेनिफिटेड द आर्टिसंस एंड पीसेंट्री हु सप्लाइड दैम। जो खर्चा करते थे उनका जो बेनिफिट था वो आर्टिसंस को, पीसेंट्री को मिलता था, जो कि सप्लाई करते थे गुड्स और प्रोड्यूस उनको सप्लाई करते थे। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, द पीसेंट्स एंड द आर्टिसंस। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स किसको बोला गया है? पीसेंट्स को और आर्टिसंस को। बट कहते जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उनका बहुत कम हिस्सा जो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा आता था, बहुत कम संख्या में वो किसके पास रहता था? प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास, जो पीसेंट थे और आर्टिसंस थे। द पुअरेस्ट अमंगस्ट देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसीडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज
टूल्स एंड सप्लाईज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो काफ़ी गरीब थे उनमें से, वो कहते काफ़ी तंगी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। दे कुड हार्डली कंसीडर, वो कहते बहुत मुश्किल से, इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज, जो कहते उनको काम करने के लिए एडिशनल रिसोर्स चाहिए थे, उनके ऊपर बहुत मुश्किल से कम पैसा वो खर्च कर पाते थे, जैसे टूल्स के ऊपर, और सप्लाईज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जो सप्लाई उनको चाहिए थी उनके ऊपर। द वेल्थियर पीसेंट्री एंड आर्टिसनल ग्रुप्स, द मर्चेंट्स एंड द बैंकर्स प्रोफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। जो इकोनॉमिक वर्ल्ड था मुगल एम्पायर के समय, उनमें से कहते जो धनवान पीसेंट्री थे या आर्टिसन ग्रुप थे, मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिल जाता था। द एनॉर्मस वेल्थ, एनॉर्मस मतलब काफ़ी संख्या, बहुत ज़्यादा, वेल्थ मीन के धन, रुपया, पैसा, एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलीट मेड them an extremely powerful group of people in the late 17th century। लेट 17th सेंचुरी में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रुप था वो लोगों में से, वो कौन से थे? ज़्यादातर जो मुग़ल एम्पायर के लिए काम करते थे, मुग़ल एलीट थे, वो काफ़ी पावरफुल और वेल्दी बन चुके थे। एज द अथॉरिटी ऑफ द मुग़ल एम्पर स्लोली डिक्लाइंड, क्योंकि अब जो मुग़ल एम्पर की अथॉरिटी थी, पावर थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हिज सर्वेंट्स एमर्ज एज पावरफुल सेंटर ऑफ पावर इन द रीजन, क्योंकि कहते उनके जो सर्वेंट थे, जो जिनको उन्होंने काफ़ी पावर दे रखी थी, उनकी वजह से जो वो थे वो पावरफुल होते जा रहे थे। दे कंस्टिट्यूट न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांडर ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी अलग अलग न्यू डायनेस्टीज़ बनानी शुरू कर दी, और उनको अलग कमांड करना शुरू कर दिया, अलग अलग प्रोविंसेस बनानी शुरू कर दी, जैसे हैदराबाद, अवध नई प्रोविंसेस थी वो बननी शुरू हो गई थी। Although they continued to recognize the मुग़ल एम्पर इन दिल्ली एज देयर मास्टर, चाहे कहते उन्होंने अपने जो मुग़ल एम्पर थे दिल्ली में अपने जो मास्टर थे पूरा कंटिन्यू पहचान बनाई रखी। बाय द 18th सेंचुरी द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़। 18th सेंचुरी में प्रोविंसेस थे जो एम्पायर, कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट, उन्होंने अपनी जी पोलिटिकल आइडेंटिटी थी उसको वैसे ही इंडिपेंडेंट मजबूत बनाकर रखा। वी विल रीड मोर अबाउट दैम इन चैप्टर 10, इसके बारे में अब चैप्टर 10 में हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।